दुनिया जहान में इस हफ्ते महंगाई को रोकने में हम कितना कामयाब हो पा रहे हैं। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। पिछले कुछ सालों में कई देशों के सामने अपनी अर्थव्यवस्था को साधने में दिक्कतें हो रही हैं। कोविड महामारी और यूक्रेन युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छूने लगी थी। कपड़े, भोजन पानी, गैस और बिजली से लेकर कई चीजों की कीमतें बढ़ गईं और बाद में उन्हें नीचे लाना मुश्किल हो गया। बढ़ती कीमतों से केवल आम लोगों का घरेलू बजट ही नहीं बिगड़ता, बल्कि बड़े उद्योगों के लिए व्यापार में निवेश करना मुश्किल हो जाता है। पिछले साल के अंत में आशा जताई जा रही थी कि महंगाई पर लगाम लग गई है, लेकिन नए आंकड़ों ने इस आशा पर पानी फेर दिया। फिर जनवरी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने स्वीकार किया कि हम महंगाई पर काबू पाने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए हैं। तो इस हफ्ते हम दुनिया जहान में यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई को रोकने में हम कितना कामयाब हो पाए हैं। पार्ट 1, महंगाई क्या है? हमारे पहले एक्सपर्ट स्टीफन किंग HSBC बैंक के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं और लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन किताब के लेखक हैं। उनका मानना है कि कोविड के बाद से लगभग सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं और नीचे आने का नाम नहीं ले रही। हमने उनसे पूछा कि महंगाई के कई मायने हो सकते हैं, वो महंगाई को कैसे परिभाषित करेंगे। I would say that inflation is a mechanism which destroys the value of money. मिसाल के तौर पर सामान्यतः चीजों की कीमत और वेतन में वृद्धि अगर 5% से बढ़ती है तो पिछले साल के मुकाबले इस साल के अंत तक आपके पैसे की कीमत कम हो जाती है। यानी घर चलाने के लिए आप जो सामान खरीदते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है और आपके पैसे की सामान खरीदने की क्षमता घट गई है। लेकिन महंगाई को आंकने के हमारे तरीके कितने कारगर हैं और क्या इसमें खामियां भी हो सकती हैं? The idea is that you have this basket of goods and services and say, well, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि रोजमर्रा की जरूरतों का कुछ सामान खरीदने के लिए हमें हर महीने कितने डॉलर या यूरो खर्च करने पड़ते हैं। इन वस्तुओं की कीमत पर लगातार नजर रखी जाती है। इसके जरिए हम देख सकते हैं कि कीमतें कितनी ऊपर जा रही हैं और पैसे की कीमत कितनी घट रही है। इस प्रणाली में समस्या ये है कि जिन चीजों की कीमतों और सेवाओं को मापदंड माना जाता है वो व्यक्तिपरक भी हो सकता है। हर आदमी की जरूरतें अलग होती हैं और हर आदमी उन पर अलग मात्रा में पैसे खर्च करता है। इसलिए सबके लिए एक मापदंड अपनाना गलत भी हो सकता है। महंगाई की ऊंची दर का समाज पर क्या असर पड़ता है? there's a really quite significant social difficulty, which is that इससे कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं खड़ी होती हैं। महंगाई दरअसल संपत्ति का मनमाना पुनर्वितरण है। मिसाल के तौर पर अगर आपने ऋण ले रखा है और आपकी तनख्वाह साल दर साल बढ़ रही है तो आपका ऋण कम होता जाता है। यानी जिन्होंने ऋण लिया है उनके लिए महंगाई अच्छी है, लेकिन जिन्होंने कैश की बचत कर रखी है उनके लिए हो सकता है कि उनके पैसे की कीमत घट जाए। एक मायने में महंगाई ऋण लेने वालों की दोस्त है और ऋणदाताओं की दुश्मन। वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से काफी नुकसान हो सकता है। हमने ये वेनेजुएला और अर्जेंटीना में देखा है कि महंगाई ने लोगों की जिंदगियां दूभर बना दी हैं। तो सवाल यह है कि पिछले कुछ सालों से महंगाई का दुनिया पर क्या असर पड़ा है। पार्ट 2, महंगाई की तस्वीर। हमारी दूसरी एक्सपर्ट विकी प्राइस सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं। वो बताती हैं कि लगभग 15-16 साल पहले कई नीतिकारों की चिंता महंगाई नहीं बल्कि वित्तीय संकट के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बैंकों को डूबने से बचाने की थी। After the financial crisis, interest rates came down, there was huge amount of liquidity. विश्व आर्थिक संकट के बाद उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता दी गई है। जब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी तो कोविड महामारी फैल गई।
कोविड महामारी एक ऐसा दौर था जैसा हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में पहली बार देखा। लोग सामान खरीदने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कंपनियां उत्पादन नहीं कर पा रही थी। इससे अचानक डिमांड और सप्लाई या कहें मांग और आपूर्ति ठप हो गई। जब कंपनियों का काम बंद हो गया और विमान यात्राएं लगभग थम सी गई तो एक और चीज की जरूरत कम हो गई, वो था तेल। So I remember a period when oil prices तेल की कीमत बिल्कुल गिर गई थी। मुझे याद है कि एक समय तेल की कीमत -$37 प्रति बैरल हो गई थी। यानी तेल निर्माता ऑयल टैंकरों को केवल तेल संभाल कर रखने के पैसे दे रहे थे और हालात बदलने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि विमान यात्रा पर नियंत्रण लग गए थे और लोग कहीं आ जा नहीं रहे थे। कई देशों ने महामारी के दौरान आजीविका के लिए अपनी जनता को आर्थिक मदद दी, मगर सवाल ये था कि वो पैसे कहाँ खर्च करें, क्योंकि कंपनियों में वस्तुओं का उत्पादन ठप पड़ा था। so bits weren't connecting with each other and we got huge. तो हुआ ये कि मांग बढ़ गई, लेकिन सप्लाई की समस्या सामने आ खड़ी हुई और स्थिति जल्द सामान्य नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ने लगी। महंगाई उस स्तर तक पहुंच गई जहां दशकों तक नहीं पहुंची थी। यानी मांग बढ़ जाए और आपूर्ति घट जाए तो चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि स्थिति के सामान्य होते ही फैक्ट्रियां उत्पादन बढ़ा देंगी और ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। जब स्थिति सुधरने लगी, कोविड महामारी की शुरुआत होने के लगभग 2 साल बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसकी वजह से तेल और गैस की किल्लत हो गई, जिससे उनकी कीमतें भी बढ़ गईं और इसका परिणाम ये हुआ कि अन्य वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ने लगी। So energy prices were the most fundamental reason. पश्चिमी देशों और विश्व के दूसरे हिस्सों में महंगाई बढ़ने का प्रमुख कारण तेल, गैस और बिजली की कीमत में आया उछाल था। दूसरा कारण था खाद्य सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि। 10 साल में पहली बार दुनिया भर में नीतिकारों को बड़े कदम उठाने पड़े। हालांकि उनकी इस बात को लेकर आलोचना भी हुई कि वो स्थिति का अनुमान लगाकर जल्द कदम उठाने में नाकामयाब रहे। अब हो ये रहा था कि लोग काम पर लौट आए थे, मगर महंगाई के चलते ज्यादा वेतन की मांग कर रहे थे और इसके कारण हालात और पेचीदा हो गए। विकी प्राइस कहती हैं कि पिछले 2-3 सालों में पश्चिमी देशों में महंगाई की दर कम तो हुई है, लेकिन अभी भी सरकार के लक्ष्यों से दूर है। उनके अनुसार अगर ब्याज दर सही समय पर कम नहीं हुई तो लोग निवेश से कतराने लगेंगे, क्योंकि उन्हें अपने निवेश का सही फायदा न हो तो निवेश करने का कोई मकसद नहीं होगा, जिससे मंदी आ सकती है। पार्ट 3 महंगाई से लड़ने के प्रयास। जब ब्याज दर बढ़ाने से मंदी का खतरा है तो विश्व के नीतिकार महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए ब्याज दर बढ़ाने का रास्ता क्यों अपनाते हैं? हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं मैरिके ब्लूम, जो डच बैंक ING की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। वो कहती हैं, Basically, it's the central banks, right? And it's their interest rate. केंद्रीय बैंक ब्याज दर नीति को नियंत्रित करती हैं। जब केंद्रीय बैंक ब्याज दर बढ़ा देती हैं, तो इसका असर आम लोगों के परिवार पर ही नहीं बल्कि कंपनियों और सरकार पर भी पड़ता है। वहीं इसका असर मुद्रा विनिमय दर पर भी पड़ता है। इसका अपरोक्ष परिणाम ये होता है कि मांग कम हो जाती है। ब्याज दर सेंट्रल बैंक तय करते हैं। अगर ब्याज दर कम हो जाए तो आम लोग और कंपनियां ज्यादा कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि कर्ज सस्ता हो जाता है। दुनिया के वित्तीय संकट के बाद सेंट्रल बैंकों ने यही किया था, ताकि लोग अधिक खर्च करें और अर्थव्यवस्था बढ़ने लगे। लेकिन अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा पड़ता है, जैसा कि 2023 में हुआ। So firstly, households. If you pay a higher interest rate on your mortgage, इससे लोगों के मकान के कर्ज की किश्त बढ़ जाती है। नतीजतन लोगों के पास दूसरी वस्तुएं खरीदने के लिए कम पैसे बचते हैं और इससे उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। यही बात कंपनियों पर भी लागू होती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी को कर्ज लेकर नई फैक्ट्री लगानी हो तो उसके लिए बढ़ी हुई ब्याज दर की वजह से फैक्ट्री लगाने का खर्च बढ़ जाता है और वो इसके लिए निवेश कम कर देते हैं। दूसरी तरफ सरकारों को अपने कर्ज पर अधिक ब्याज देना पड़ जाता है, जिससे उसके पास दूसरे कामों के लिए कम पैसे बचते हैं। कुल मिलाकर इसका अर्थ यह है कि व्यवस्था में पैसे का लेन देन घट जाता है और अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाती है। इसका असर निर्यात पर भी पड़ता है। जब ब्याज दर बढ़ती है तो उस देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है। परिणाम ये होता है कि जो उत्पादक अपना माल निर्यात करते हैं, उनका माल ग्राहकों के लिए महंगा हो जाता है और उसकी मांग घट जाती है
हालांकि ये अचानक नहीं होता। मैरिके ब्लूम कहती हैं कि सेंट्रल बैंकों द्वारा ब्याज दर बढ़ाने के लगभग 1 या 1.5 साल में इसका असर दिखाई देने लगता है। यानी सेंट्रल बैंक के लिए भी ब्याज दर में बदलाव से होने वाले परिणाम का सही अनुमान लगाना मुश्किल होता है। इसकी एक पेचीदगी ये भी है कि मांग घटाने के लिए सेंट्रल बैंक दर को बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर सरकार खर्च बढ़ा दे तो दरअसल मांग कम होने के बजाय बढ़ जाती है। मैरिके ब्लूम का कहना है कि ऐसा कई देशों में देखा गया है। I believe that because we were in such a long period of low inflation, लंबे अरसे तक महंगाई दर कम रही है, इसीलिए नीतिकारों को लगा कि महंगाई का ये दौर लंबा नहीं खिंचेगा और उन्होंने इससे निपटने के लिए तुरंत कदम नहीं उठाए। वहीं एक वजह ये भी है कि कोविड महामारी के दौरान कई लोग कम पैसे खर्च पाए थे, इसलिए उनके पास बचत अधिक थी और वो महंगी कीमत पर भी सामान खरीद कर गुजारा कर रहे थे। यानी अचानक मांग बढ़ गई थी, मगर आपूर्ति उस रफ्तार से नहीं हो पा रही थी। 2021 में अमेरिका और यूरोप में महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, मगर सेंट्रल बैंकों ने ब्याज दर बढ़ाना 2023 में शुरू किया। 2025 के शुरू होते होते महंगाई दर और ब्याज दर घटने लगी थी, पर महंगाई दर अभी तक कोविड महामारी से पहले के स्तर तक नीचे नहीं आई है। पार्ट 4 जोखिम। बढ़ती महंगाई की वजह से सेंट्रल बैंकों से भी ज्यादा चिंता निवेशकों को है। एक बात यह भी है कि रोजगार के मौकों में बढ़ोतरी हुई है, मगर मजदूरों की कमी है, जिसकी वजह से मजदूर ज्यादा वेतन की मांग कर रहे हैं। एक मायने में वेतन में बढ़ोतरी अच्छी बात है, मगर इससे महंगाई बढ़ती है। हमारे चौथे एक्सपर्ट मनोज प्रधान टॉकिंग हेड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। उनके अनुसार पिछले कुछ सालों में चंद देशों को छोड़कर दुनिया के अधिकांश देशों में बेरोजगारी की दर में 1% से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। बड़ी तादाद में प्रवासन के बावजूद विकसित देशों में श्रमिकों की किल्लत है, जिससे पता चलता है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में वहां श्रमिकों की मांग बढ़ गई है। वहीं कोविड की महामारी के दौरान जिन लोगों ने काम छोड़ा था, उनमें से कई काम पर नहीं लौटे हैं। मिसाल के तौर पर 2020 के बाद से अमेरिका में श्रमिकों की संख्या में 1% की गिरावट आई है, यानी 30 लाख अमेरिकी लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। मनोज प्रधान के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये स्थिति और बिगड़ सकती है। If immigration policies change, and they are changing, and you prevent... अगर प्रवासन नीतियां बदलेंगी, जो कि हम देख रहे हैं कि बदल रही है, और विदेशी श्रमिकों को रोका जा रहा है, तो इससे श्रमिकों की किल्लत बढ़ेगी और नतीजतन अधिक वेतन वृद्धि होगी। आने वाले 10 सालों में लेबर मार्केट में जो होगा, ये उसकी एक झलक मात्र है। दुनिया के कई देशों में बूढ़ी होती आबादी से भी महंगाई दर प्रभावित होगी, क्योंकि उत्पादन करने वाले तो कम होंगे, लेकिन सभी उस माल को खरीदना चाहेंगे। Over the next 10 or 20 years, what is going to happen? अगले 20 सालों में जो आबादी काम कर रही है, उसके लिए मांग और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। साल 2000 के बाद सामान की कीमतें कम रखने में सरकारों को कुछ कामयाबी मिली थी। इसकी एक वजह चीन से निर्यात होने वाला सस्ता माल था। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन या WTO में शामिल हो गया, जिससे सेंट्रल बैंकों का काम आसान हो गया। लेकिन वो दौर खत्म होने जा रहा है। अब नीतिकारों को दिखने लगा है कि खास तौर पर पिछले 2-3 सालों में लेबर मार्केट जैसे दूसरे कारणों से भी ब्याज दर पर असर पड़ रहा है। Because inflation has been persistent. महंगाई लगातार बनी हुई है और इसीलिए केंद्र बैंक तेजी से ब्याज दर घटा नहीं पाए हैं। यानी हम एक पतली रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ब्याज दर ऊंची रखकर हम महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं, और चिंता भी है कि ये पासा उल्टा भी पड़ सकता है, जिससे विपरीत परिणाम हो सकते हैं। ऊंची ब्याज दर से अर्थव्यवस्था मंदी की ओर भी जा सकती है। तो अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि क्या हम बढ़ती महंगाई को रोकने में कामयाब हो पाए हैं? कोविड महामारी के बाद महंगाई बढ़ती गई और सेंट्रल बैंकों ने ये सोचकर ब्याज दर में सुधार करने के लिए जल्द कदम नहीं उठाए कि स्थिति जल्द सामान्य हो जाएगी। दूसरी ओर लोगों के वेतन में बढ़ोतरी हुई और आय में बढ़ोतरी के कारण मांग बढ़ गई। वहीं बूढ़ी होती आबादी के कारण
श्रमिकों की संख्या घट रही है और जिस प्रकार के प्रवासन विरोधी नीतियां और निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, उससे महंगाई और बढ़ सकती है। फिलहाल तो लगता है कि महंगाई पर काफी हद तक लगाम कसी जा चुकी है, लेकिन भविष्य बहुत ही अनिश्चित है और इसकी वजह से सेंट्रल बैंकों को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा।